वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 16। इससे पहले हम 15 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पूरी सीरीज आप सबके लिए तैयार की जा रही है। जिसने भी अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको भी देख लीजिए। बाकी आप देखेंगे हर क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैंने आपके लिए यहाँ पर वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिसमें कुछ ना कुछ यूनिक लगा है, यूनिक लॉजिक है, राइट। चलिए, जैसे पहले क्वेश्चन में कहता है इन विच सेंचुरी फेब्रुअरी will have 29 days from the following। तो बच्चे सबसे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है कैलेंडर का है, ये बात तो आप सबको यहाँ पे क्लियर होगी, ये मुझे यहाँ पे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि सेंचुरी ईयर क्या होता है। सेंचुरी ईयर सबसे पहले जो लास्ट में जिनके डबल जीरो होता है, सिंपल सी आप ये बात समझिए। अब यहाँ पे बच्चे देखो 23 नहीं है, ये 24 है, बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया है 23, दिस इज 24, राइट। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने का आपके पास ये तरीका है कि सेंचुरी ईयर्स आर दोज ईयर जिनके लास्ट में डबल जीरो होता है। फरवरी 29 की होती है उस साल में, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो 24 यानी कि सेंचुरी ईयर तो एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, उसी में फरवरी 29 डेज की होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट में देखें। नेक्स्ट, चूज द ऑड पेयर। आपको यहाँ पर विषम पेयर निकालना है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये। अब बच्चे एक बात समझो, जो बोतल होती है, बोतल के अंदर वाइन होती है, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर यहाँ पे या फर्स्ट प्लेस पे जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसके अंदर होता है सेकंड वाला, ठीक है ना। बोतल के अंदर होती है वाइन यानी कि मदिरा, कप के अंदर चाय होती है, घड़े के अंदर पानी होता है, राइट। इंग्लिश में भी समझा देती हूँ। पिचर के अंदर वाटर होता है, घड़े के अंदर वाटर होता है ना, पानी के ऊपर तो घड़ा नहीं रखते हम, घड़े के अंदर रखते हैं पानी। कप के अंदर टी होती है और बॉटल के अंदर वाइन होती है, लेकिन बॉल के अंदर बैट नहीं होता। बॉल अलग है, बैट अलग है। बॉल एंड बैट टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका ऑड है। नेक्स्ट, त्रिभुज फाइंड आउट करने के लिए आ गया, ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए आ गया। देखो ट्रायंगल का एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। अब यहाँ पर आपको बोला है कि कितने त्रिभुज हैं। अगर बच्चे मैं सिंपल आपसे केवल इस वाले ट्रायंगल की बात कर लूं जो यहाँ पर है, तो इसमें 3 ट्रायंगल है, ठीक। अभी मैं उधर गई नहीं, मैं सिर्फ इधर हूं, इस वाले में 3 ट्रायंगल है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चे अगर मैं इस वाले का बात करूं, सिर्फ इस वाले की, ऊपर वाले की, मैं आगे नहीं गई अभी, नीचे वाले में नहीं, सिर्फ ऊपर वाले में देखो तो बच्चे ऊपर वाले में आपको एक ट्रायंगल तो ये दिखेगा, एक, ठीक। दूसरा ट्रायंगल ये नीचे तक 2 और एक ये पूरा 3, तो 3 आपके ये ऊपर आ गए, एक ये नीचे है, एक है ना, और एक यहां से यहां तक 2, तो 3 और 2 ऊपर आ गए, यानी कि 5 ट्रायंगल आपके ऊपर बने हैं। अब समझो, जो ये है और ये है, ये मिलकर भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं, यानी कि एक कंप्लीट ट्रायंगल तो आपका ये लोग बना रहे हैं यहाँ पर, तो एक ट्रायंगल और है। अब मैंने ऊपर वाला पोर्शन सारा क्लियर कर दिया। 3 1 3 2, यानी कि 3 और 3 6, 7 और 2 9, तो 9 ट्रायंगल आपके ऊपर हो गए। अब हम आते हैं अपने नीचे वाले पोर्शन में। तो बच्चे नीचे वाले पोर्शन में जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इसमें आप देखो कि ये ट्रायंगल तो मैं ऑलरेडी काउंट कर चुकी हूं। तो एक आपका ये वाला है, यानी कि ये वाला एक, और एक ये पूरा, तो 2 आपके ये ट्रायंगल बन गए, क्लियर। एक ट्रायंगल बच्चे आपका ये बन गया, यहां से यहां तक एक। इसके अलावा कोई ट्रायंगल है जो यहाँ पे बन रहा हो और हमें ना दिखा हो? बताइए, ऐसा कोई ट्रायंगल है क्या? नहीं है ना, सारे क्लियर हो गए, ऑल डन, ओके। काउंट कर लो, तो 3 और 1 4, 3 7, 2 9 और 1 10 और 2 12।
तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो बच्चे यहाँ पर निकले हैं वो कितने निकले हैं? 12। अच्छा एक चीज और, एक बच्चे यहाँ पर आई थिंक मिस हो रहा है, वो ये जो ये ऊपर तक जाएगा और ये पूरा, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना? तो 12 प्लस 1 13 ट्रायंगल होंगे ये ऑप्शन नंबर सी में, राइट? चलिए नेक्स्ट नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। देखो जो ये सीरीज है इसमें पहले 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर दोबारा से 5 है, फिर 19 है, फिर 17 है, नहीं सॉरी 7 है, 41 है और फिर 9 है, फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब इस तरीके की कोई सीरीज आती है जिसमें नंबर पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ा फिर घटा, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि क्या वो सीरीज हमारी ऑल्टरनेट सीरीज है या नहीं। तो बच्चे यहाँ पर देखिए 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, एक सीरीज तो हमारी ये हो गई, हमने अलग कर दी, इसमें 2-2 का गैप है। दूसरी सीरीज हमारी यहाँ पर है 5, 19, 41 और फिर क्वेश्चन मार्क, यही आपको पूछा भी गया है। अब बच्चे इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? 14। ठीक, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो गैप है वो कितना है? 22 का गैप है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 8। तो एक यहाँ पे ट्राई करते हैं कि अगर मैं इसका गैप भी 8 ले लूं तो ये यहाँ पर कितना बनेगा? 30। और 41 और 30 कितना होता है? 71। क्या 71 मेरे आंसर में है, ऑप्शन में है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। समझ में आया नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन? नंबर सीरीज में बच्चे जब सिंपल सी होती है तो वहां पर तो आपको सबसे पहले प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई चेक किया करो, डिवाइड चेक किया करो। लेकिन अगर सीरीज इस तरीके की है जिसमें कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, फिर बढ़ा फिर घटा, तो इस सीरीज में आप देखा करो कि सीरीज ऑल्टरनेट तो नहीं है। अब ऑल्टरनेट होने की वजह से हमने एक अपना जो यहाँ पे था वो हमने पहले ही अलग कर दिया, उसकी वजह से हमको फिर बाद में एक सीरीज मिली, वो है 5, 19, 41 की। क्लियर? चलिए भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्डर एंड यहाँ पे रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पे है, तो आखिर से उसका क्रम आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर बच्चे एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, टोटल टॉप प्लस बॉटम -1 या फिर लेफ्ट प्लस राइट -1। अब टोटल आपको यहाँ पर मेंशन है कि टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं? 49। ऊपर से उसकी जो रैंकिंग है वो 18 है और नीचे से उसकी रैंकिंग आपको पता करनी है, यानी कि बॉटम वाला जो हिस्सा है वो आपको पता करना है -1। तो 18 में से एक कम किया हमने, 17 आ गया, 17 इधर चला जाएगा, 49 - 17 हो जाएगा ये। तो आपको बॉटम वाली रैंकिंग उसकी पता चल जाएगी, ठीक, यानी कि 32। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का है। कहता है रतन इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ पवन। चलिए पवन को बिठा लेती हूँ। सबसे पहले आपको मैं आपकी डायरेक्शंस बता देती हूँ बच्चे। डायरेक्शंस तो आपको पता ही है, ये आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं। इसमें तो आपको मुझे लगता नहीं है कि है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ये आपकी 4 डायरेक्शंस हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर ना पर्सन के हिसाब से आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। कैसे? कहता है पवन, मान लीजिए पवन आपका यहाँ पर बैठा है,
ये पवन है। पवन का साउथ वेस्ट क्या होगा? अगर पवन यहाँ पर बैठा है तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, राइट, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो पवन का साउथ ईस्ट होगा इधर, इस साइड। ये पवन का साउथ ईस्ट है। तो 40 मीटर साउथ वेस्ट में बैठा है कौन? रतन। ठीक। फिर कहता है ललन जो है वो साउथ ईस्ट में बैठा है। अब इसका साउथ ईस्ट ये है और कितना बैठा है? ये 40 मीटर ही बैठा है यहाँ पर। कौन? ललन। कहता है ललन रतन के किस डायरेक्शन में है? तो बच्चे रतन अगर यहाँ बैठा है और ललन आपका यहाँ बैठा है तो रतन के किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में है, यानी कि पूरब में। नेक्स्ट, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? कौन सा है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता? देखो, आईज, आंखें, ईयर, कान, टूथ, दांत और चिन यानी कि ये ठुड्डी। अब आंखें, कान और ये चिन जो है ये किसी भी बच्चे को, ये किसी भी पर्सन को बाय बर्थ मिलता है। जन्म के समय से ये उसके पास होते हैं, बट टूथ जो है वो बाय बर्थ नहीं होता है। ये आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे। बच्चे के आपने देखे होंगे, जो बच्चा पैदा होता है उसके दांत नहीं होते, लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 साल का, 1.5 साल का, तो उसके धीरे धीरे उसके दांत निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर ऑड क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस? द पिक्चर वॉज हैंग्ड ऑन द वॉल। जो तस्वीर है वो दीवार पे टंगी हुई है। तो इसका यहाँ पर ऑल्टरनेटिव वर्जन क्या है, यानी कि हम इसको दूसरे और किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो पिक्चर हैंग्ड ऑन द वॉल लिख दिए, तो हैंग्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ अगर वॉज लिखा है, इट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। अब बच्चे हैंग्ड हम यहाँ पे सिंपल तो लिख नहीं सकते, ये गलत हो गया। सिर्फ हैंग यहाँ पर कर नहीं सकते। द पिक्चर कुड हैंग हम लिख नहीं सकते, कुड क्यों लगाएंगे? कैन कुड का यूज नहीं होगा। तो पिक्चर वॉज हंग ऑन द वॉल, यहीं पर आपकी वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। आपको पता है ना, हैंग भी 2 तरीके से हो सकता है, हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड। एक फॉर्म ये हो गई, एक होती है हैंग, हंग, हंग। एक होता है लटकाना और एक होता है खुद से लटक जाना। ठीक है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग सेलेस्टियल। सेलेस्टियल होते हैं जैसे हमारी जो चीजें हेवनली होती हैं, आकाशीय, खगोलीय चीजों को हम सेलेस्टियल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि स्टार, प्लैनेट्स, मून, ये सब दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल का मतलब होता है हेवनली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स गिव्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच? अब इनडायरेक्ट स्पीच का करेक्ट फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच में है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द इनडायरेक्ट स्पीच। कहता है ओ गॉड डू नॉट पुट मी टू द टेस्ट। हे भगवान मेरी परीक्षा मत लो, मुझे इस परीक्षा में मत डालो। कहते हैं ना हम भगवान से, कई बार कोई प्रॉब्लम आती है तो भगवान से कहते हैं कि भगवान प्लीज मुझे इस परीक्षा में मत डालो, या प्लीज भगवान ऐसी परिस्थिति मत मेरे लिए पैदा करो, ऐसा कहते हैं। तो हम भगवान से क्या कर रहे होते हैं? हम भगवान से क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पर ऊपर आपके सामने जो सेंटेंस है वो सिंपल एक सेंटेंस है जिसमें वो भगवान से अपील कर रहा है कि भगवान प्लीज मत डालो। अपील ही तो कर रहा है, पूछ तो नहीं रहा कि आपने क्यों डाला मुझे, नहीं ना। तो ये तो गलत है। वो भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है क्या कि भगवान मुझे डाल दो इस मुसीबत में, मुझे परीक्षा में डाल दो? क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है? नहीं। ठीक है, क्या वो भगवान को एक्सप्लेन कर रहा है कि ओ गॉड थैंक यू, आपने मुझे इसमें डाल दिया, आह कितनी अच्छी बात है, ऐसा कह रहा है क्या वो? नहीं ना। तो यहाँ पर वो भगवान से अपील कर रहा है कि भगवान प्लीज मुझे टेस्ट में मत डालो, मेरे परीक्षा मत लो, मुझे इस सिचुएशन में मत डालो। ओ गॉड डू नॉट पुट मी, मुझे मत डालो, यानी कि वो भगवान से अपील कर रहा है।
सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। कहता है चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच मीन्स दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके हम चारों तरफ नहीं देख सकते, सॉरी जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। तो बच्चे वो चीज क्या होती है? ओपेक होती है, राइट? ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें हम देख सकते हैं, आर पार भी देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है। जिसमें आर पार नहीं देख सकते वो होता है क्या? ओपेक। नेक्स्ट, which of the following alternative gives the correct uses of the word sacrosanct? sacrosanct बच्चे यानी कि बहुत ही पवित्र, बहुत ही होली या बहुत ही रेस्पेक्टफुल जब हम बात करते हैं तो वहां पर sacrosanct वर्ड का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट यूजेस बताओ, यानी कि इसको किस सेंटेंस में बिल्कुल सही तरीके से यूज किया गया है। पहले में कहता है ही हैज सैक्रोसेंटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही आदरणीय बना लिया है। अच्छा, हु एस्पायर्स फॉर सैक्रोसेंट, पवित्र बनने के लिए या होली बनने के लिए कौन एस्पायर करता है? नहीं। नेक्स्ट में लिखा है मिलिट्री मैन आर नो मोर सैक्रोसेंट देन एनी अदर क्लास। जो मिलिट्री मैन है यानी कि जो आर्मी जो होती है उसमें जो पर्सन होते हैं, जैसे सोल्जर्स हैं, कैप्टन्स हैं, जो है वो अब उतने पवित्र नहीं रहे जैसे बाकी दूसरी क्लास के होते हैं। तो यहाँ पर इनका कंपैरिजन हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, या नन ऑफ द अबव नहीं होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर करना, किसी की देखभाल करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा, लुक आफ्टर। Next, fill in the blanks with the most appropriate word from the alternatives given below the sentence. अब देखो यहाँ पे लिखा है his dash was inscribed on a slab of pure white marble. बच्चे आपने देखा होगा पत्थरों में लिखा हुआ होता है, बड़े बड़े मार्बल्स होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है। तो वो जो लिखाई होती है उसे क्या कहते हैं? उसे एपिटाफ कहते हैं। उस लिखाई को जब हम किसी पर्सन के बारे में या किसी पीरियड के बारे में जब हम स्टोन पे लिखते हैं, स्टोन पे उसकी हम कर देते हैं, बिल्कुल पक्के तरीके से लिख देते हैं, कोई उसे मिटा ना पाए, तो उसे हम कहते हैं एपिटाफ, राइट? चलिए, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।